ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, बिटकॉइंस क्या होते हैं, इनका देश पे क्या इंपैक्ट होगा, हमारे देश पे क्या इंपैक्ट होगा, ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होगा। अगर ये सब सवाल आपके हैं तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के सभी पहलुओं को, इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए नितिन गुरु और ये मेरा चैनल है जिसका नाम है फाइनेंस 91। इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं फाइनेंस रिलेटेड नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक्स की, बहुत सारी एकेडमिक एजुकेशनल बातचीत फाइनेंस के बारे में, साथ ही साथ बहुत सारी सर्टिफिकेशंस की जानकारी भी हम इधर देते हैं। तो इस चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर फाइनेंस आपको इंटरेस्ट करता है, और इन वीडियोस को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए अच्छी नई वीडियोस बनाने के लिए। चलिए अब काम की बात करते हैं। क्रिप्टो करेंसी, इस वर्ड को समझने से पहले आपको दो वर्ड्स को जानना पड़ेगा, क्रिप्टो और करेंसी। देखिए करेंसी क्या होता है। करेंसी हम लोग सोचते हैं नोट, डॉलर्स, रियाल या फिर किसी भी देश की अलग अलग जो करेंसीज हम लोग यूज़ करते हैं, हमें वो करेंसी दिखाई देती है। एक्चुअल में करेंसी का मतलब क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। करेंसी का जन्म हुआ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, क्योंकि अगर किसी एक इंसान को सामान बेचना है तो उसके बदले में वो क्या स्वीकार करता है, दैट बिकम्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि पब्लिकली सर्कुलेशन में क्या चीज़ स्वीकार की जाती है। पहले ऐसा नहीं था। शुरुआत जब हुई, लोगों ने गुड्स अलग अलग एक्सचेंज करने स्टार्ट किए, गुड्स एंड सर्विसेज, तो बार्टर सिस्टम कहलाता था। लेकिन बार्टर सिस्टम की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं मिलता था। यानी ऐसे इंसान को ढूंढ पाना, जैसे अगर सोचो कि मेरे पास बुक्स हैं, तो ऐसे किसी इंसान को ढूंढ पाना जो उन बुक्स को लेना चाहे और उसके बदले में बनाना देना चाहे या राइस देना चाहे, क्योंकि अगर मुझे राइस चाहिए तो ऐसा कोइंसिडेंस ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल था। स्टोरेज ऑफ वेल्थ नहीं हो पाती थी ईजिली। इन सब बातों की वजह से भाई जो बार्टर सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, और पॉपुलैरिटी करेंसी ने ली अलग अलग फॉर्म्स में। तो जो करेंसी है उसने बहुत सारे रूप चेंज किए हैं अलग अलग सेंचुरीज़ में। अल्कोहल से लेके, कोकोआ बीन से लेके, कॉपर, सिल्वर, सॉल्ट, टी, टोबैको और सी शेल्स तक भी अलग अलग देशों में अलग अलग समय पे करेंसी की तरह प्रयोग हुए हैं। तो करेंसी का मतलब क्या है कि दूसरा व्यक्ति किस चीज़ को लेने के लिए स्वीकार कर रहा है। मानो कि मुझे आपसे राइस खरीदनी है, तो आप राइस के बदले में क्या ले रहे हो सकता है आप कॉपर के सिक्के ले रहे हो सकता है सिल्वर लेने को तैयार हो जाओ, हो सकता है गोल्ड लेने को तैयार हो जाओ। जो भी आप उसके बदले में लेने को तैयार हो जाओ, दैट बिकम्स मनी, दैट बिकम्स करेंसी। तो यही डेफिनेशन है करेंसी की। राजा महाराजा के टाइम आते आते गोल्ड और सिल्वर के कॉइन चलने लगे, तब तक सब कुछ बिल्कुल बढ़िया था। इनफैक्ट इसके बाद जब पेपर करेंसी भी छापी गई तो वो भी गोल्ड बैक्ड थी। गोल्ड बैक्ड कहने का मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव मनी थी, यानी उस मनी की बैकिंग में गोल्ड रखा जाता था और उसके बदले में ही करेंसी छापी जाती थी। यहाँ तक मैं मानता हूँ कि सब कुछ बिल्कुल ठीक था, बहुत ज़्यादा दिक्कतों की बातचीत नहीं थी। मेन दिक्कतें आई इसके बाद जब फिएट मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। फिएट मनी का मतलब है कि अब जो करेंसी इशू होगी वो खाली एक कागज़ के टुकड़े पे होगी। एक मतलब आप ये मान के चलो कि 2 रुपये के कागज़ को 2000 रुपये का नोट बना दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की पावर उसके साथ अटैच हो गई। गवर्नमेंट ने भरोसा दे दिया कि ये मेरी बैकिंग पे चल रही है, दैट इज़ कॉल्ड फिएट मनी। इसके बारे में मैंने पिछली कुछ वीडियोज़ में बात करी है, वो वीडियोज़ आप ज़रूर चेकआउट करिए इसी चैनल पे, ताकि आपको पूरी की पूरी मनी के बारे में, यहाँ तक की पूरी कहानी अच्छे से समझ आ सके। इसके बाद हमने प्लास्टिक मनी भी यूज़ करी है। इनफैक्ट अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। जब से लॉकडाउन लगा है तब से भैया हमने भी रियल नोट नहीं देखे, आपने भी शायद यूज़ नहीं किए होंगे। हम सभी लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ही ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो यानी करेंसी और जो मनी है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग अपने रूप लेती रही है। लेकिन अब जो फिएट मनी है उसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के हाथों में है। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जितनी मर्जी सर्कुलेट कर सकती है, जितनी मर्जी प्रिंट और इशू करके मार्केट में चला सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूएस ने कितने अंधाधुंध डॉलर प्रिंट करने स्टार्ट किए, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है, क्योंकि सारी की सारी पावर जो है वो कंसंट्रेटेड है सेंट्रल हैंड्स में, यानी कि गवर्नमेंट के हैंड्स में। शायद यही एक सबसे बड़ा फैक्टर है, एक सबसे बड़ा जन्मदाता है क्रिप्टो करेंसीज को, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल पे बनी है, और अभी तक जो करेंसीज हम यूज़ कर रहे हैं वो सब सेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल पे चलती हैं। एक्चुअली में अगर करेंसी वर्ड का मतलब आपको क्लियर हो गया तो मुझे क्रिप्टो समझा देना चाहिए, तभी मैं जोड़कर, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी तक आपको लेकर आ पाऊंगा। तो क्रिप्टो वर्ड का मतलब क्या है? देखिए क्रिप्टो जो वर्ड है वो क्रिप्टोग्राफी से निकला है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब आप सिंपल भाषा में समझें, कोडिंग कर लेना, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को कोड बना देना और उसके बाद कोड को डिकोड करके समझ पाना, यानी सेफ तरीके से कोड की लैंग्वेज में उस बात को सेव करके रखना क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। एक्चुअल में जो जितनी ज़्यादातर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट पे चलती हैं। ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है?
ब्लॉकचेन का मतलब है कि हर एक ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक बना दिया जाता है। जैसे सोचिए कि अगर मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूँ तो हमारी ये जो ट्रांजैक्शन है इसे एक ब्लॉक के रूप में सेव किया जाएगा। लेकिन ये ब्लॉक की जो सेविंग है वो सिर्फ आपके पास और मेरे पास नहीं होगी। सिर्फ इसकी जानकारी ऐसा नहीं है कि आपको और मुझे पता है ना, ये डिसेंट्रलाइज लेजर पे रखी जाएगी। यानी इसकी जानकारी, ये जो ब्लॉक है ये चेन के रूप में मेंटेन होगा और इसकी जानकारी सिर्फ आपके और मेरे कंप्यूटर पे नहीं होगी, जबकि दुनिया में लाखों कंप्यूटर्स के ऊपर ये ट्रांजैक्शन जस्टिफाई की जाएगी, एक तरीके से आप कह सकते हैं वेरीफाई की जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है कि उस एक होने वाली ट्रांजैक्शंस को सिर्फ एक जने का कंप्यूटर नहीं चेक करता, जबकि दुनिया में लाखों कंप्यूटर उस सेम ट्रांजैक्शन को एंट्री के रूप में पुट कर लेते हैं, लेजर एंट्री के रूप में। यानी वो ट्रांजैक्शन जो हुई है उसके लाखों गवाह हैं अब दुनिया में। तो देखो इसमें चीटिंग जो है, चीटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत कम हो जाता है। जैसे एग्जांपल लो, अब अगर 1 लाख कंप्यूटर्स पे एंट्री सेव्ड है तो अगर मैं उसमें मैनिपुलेशन करना चाहूँगा तो 1 एंट्री 2 एंट्री 4 कंप्यूटर पे कर सकता हूँ, बट मैं लाखों कंप्यूटर्स पे तो एंट्री चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि जो एक बार एंट्री हो गई फिर वो किसी की भी नहीं सुनती, यानी वो एंट्री सेव्ड रहती है। वो रिवर्स भी नहीं हो सकती, लेकिन वो सभी के सभी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पे कंप्लीटली रिकॉर्ड रहती है। इनफैक्ट पूरी की पूरी चेन रिकॉर्डेड रहती है। जैसे सोचो अगर मैंने आपको एक पेन बेचा, आपने किसी और को बेचा, उसने किसी और को बेचा, तो ये पूरी की पूरी चेन हिस्ट्री इस डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पे देखी जा सकती है कि वो पेन पहले किसके पास था, उससे पहले किसके पास था, उससे पहले किसके पास था। इस पूरी की पूरी चेन को मेंटेन किया जा सकता है। यही खूबी है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की। अगर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रलाइज के अंदर डिफरेंस बताऊं, जो कि एक मेन विवाद का मुद्दा है कि क्यों बहुत सारी गवर्नमेंट्स अभी तक कंफर्टेबल फील नहीं करती क्रिप्टो करेंसी को लेकर, क्योंकि अभी तक जिस सिस्टम में हम जिए हैं वो सेंट्रलाइजेशन का था। सेंट्रलाइजेशन मतलब सारी की सारी पावर, सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेंट्रल बैंक्स के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास रहती थी। यानी सब कुछ गवर्नमेंट के पास से होकर गुजरता था, सारी की सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास रहती थी। लेकिन जैसे ही ये क्रिप्टो करेंसी का जो रूप है, जो ब्लॉकचेन का रूप है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का जो बेस है, इसका मतलब यह है कि इस जानकारी को किसी एक के पास नहीं रखा जाएगा, ये जानकारी सभी के पास होगी। इसे कहते हैं ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट। और ब्लॉकचेन सिर्फ करेंसीज के काम नहीं आता दोस्तों। ब्लॉकचेन जो है वो मैं मानता हूँ दुनिया का फ्यूचर है। दुनिया की हर ट्रांजैक्शन, हर एक चीज़ पे ब्लॉकचेन मुझे अप्लाई कहीं ना कहीं होते हुए लगती है, क्योंकि जो ब्लॉकचेन है उस पर फेथ बहुत ज़्यादा है। उसमें कोई चीटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक एंट्री जो है वो लाखों कंप्यूटर्स पे हो रही है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स पे हो रही है। यानी उस एंट्री के, उस लेजर के लाखों रूप बनाए जा रहे हैं, तो उसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता और विद प्रॉपर प्रूफ उसका ट्रैक रियलाइज़ किया जा सकता है कि ये कहाँ से एंट्री है। इनफैक्ट कहा जाता है कि जो ब्लैक मनी है वो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के कॉन्सेप्ट से ज़्यादा चलती है, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि ब्लॉकचेन में कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि सूडो तरीके से, यानी सूडो एनोनिमिटी है, पूरी एनोनिमिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी तरह वो इंसान नहीं ढूंढा जा सकता, उस इंसान को ट्रैक किया जा सकता है। और ऐसे इंस्टेंसेस दुनिया में देखे गए हैं जहाँ पे ब्लॉकचेन में या क्रिप्टो करेंसी से अगर किसी ने दगा करी है, किसी ने गलत बात करी है, तो उसे ट्रैक कर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि सेंट्रलाइज जो नोट है, करेंसी है, अब अगर मेरी जेब में 1000 10,000 का नोट, 10,000 रुपये मान लो मेरी में है, किसी ने चोरी कर लिया, तो मैं उसे ट्रैक नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे उसे ट्रैक किया जा सकता है। यही खूबी है इस डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन लाखों कंप्यूटर्स पे रिकॉर्ड की जाती है। इसके बारे में ना, इसके सेफ्टी इश्यूज़ और ब्लॉकचेन के बारे में मुझे लगता है एक अलग वीडियो में मुझे डिस्कशन करना चाहिए। आज मुझे अपने डिस्कशन को फोकस रखना चाहिए क्रिप्टो करेंसी पे। तो ये भी वादा रहा कि ब्लॉकचेन और उसकी एक्सेलेंस के बारे में मैं एक वीडियो ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगा अलग से। अगर आप मुझसे पूछें कि कितनी तरह की क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, तो भैया अब तो रेल बन चुकी है क्रिप्टो करेंसी की। रोज़ लगभग 1 2 4 क्रिप्टो करेंसी मुझे लगता है नई बन रही हैं। लगभग 4000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज़ ऑलरेडी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। पर अगर बड़ी क्रिप्टो करेंसीज़ की बात की जाए तो जैसे बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथीरियम, डॉजी कॉइन या फिर USD कॉइन, ये ऐसे कुछ बड़े बड़े नाम हैं जिनमें कि आप लोगों की भी शायद कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर होगी। अब बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये ब्लॉकचेन की नहीं है, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के फोकस पे हम बात कर रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसीज की एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों बिजनेसेस इसके पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर आप ध्यान से देखते हैं क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहली बात तो ये है कि आपकी जो कॉस्ट है ना पेमेंट लेने की अपने कस्टमर से, वो रिड्यूस हो जाती है। आज की डेट में रेजर पे या मास्टर या वीज़ा या एमएक्स जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो एक जने की पेमेंट दूसरे तक लाते हैं, वो एक बहुत हैवी फीस चार्ज करते हैं। देयर इज़ अ ट्रांजैक्शन फीस विच इज़ चार्ज। मर्चेंट के ऊपर एक चार्ज लगाया जाता है। कुछ मर्चेंट तो वो क्रेडिट कार्ड की फीस भी हमसे लेते हैं। अगर 2% 1% एक्स्ट्रा लगता है तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट ले लेते हैं हमसे, क्योंकि वो कहते हैं हम इसे बियर नहीं करेंगे। यानी देयर इज अ हैवी चार्ज इन द करंट सिस्टम, इवन इफ इट इज़ ऑनलाइन, बट फिर भी उस पर एक बहुत मोटा चार्ज है, क्योंकि ये बैंकिंग जो है एक ये बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है बैंकिंग और पेमेंट गेटवेज का। तो इस सब को ब्रेक कर देता है जैसे ही क्रिप्टो करेंसी आती है, कि क्रिप्टो करेंसी एकदम यूनिक आइडिया पे चलती है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर बेस पे चलती है। इसमें अल्ट्रा लो फीस है, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन है, कोई लिमिट्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, क्योंकि
यहाँ पे बीच में गवर्नमेंट नहीं खड़ी कि यहाँ से पेमेंट अगर जाएगी तो उसे पूरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के थ्रू होकर जाना है, वो ज़रूरी नहीं है। पेमेंट एकदम क्विकली पहुँच जाती है, इससे कस्टमर्स ग्रो कर रहे हैं और सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल कस्टमर्स आपके बिजनेस के ग्रो कर रहे हैं। इसीलिए आज की डेट में बहुत सारे बिजनेसेस अपनी पेमेंट्स क्रिप्टो करेंसी में लेने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज बहुत कम लगता है। अगर हम बात करें एडवांटेजेस अदर क्रिप्टो करेंसीज़ की, तो इसमें फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक एंट्री, मैंने कहा, लाखों कंप्यूटर्स पे सेव होती है, तो कहाँ कहाँ जाके चेंज करोगे। आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं हो सकता, जैसे आपकी चेकबुक पे तो कोई गलत साइन करके भी आपके पैसे निकाल सकता है, यहाँ नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि आपके अकाउंट का जो टोकन है, जो लॉगिन कीज़ हैं, वो आपके पास हैं। अगर जब तक आपके पास सेफ़ है, सिक्योर है, कोई उसे हाईजैक नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप ओपन नेटवर्क पे ले आते हैं तो आपके कंप्यूटर में से वो कोई गायब भी कर सकता है। ये एक डिसएडवांटेज भी है क्रिप्टो करेंसी की। इमीडिएट सेटलमेंट है, ज़्यादा समय नहीं लगता, और क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में दुनिया के पास, हर एक जने के पास है, क्योंकि हर एक के पास एक्सेसिबल है, क्योंकि जिसके पास भी इंटरनेट है वो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेस कर सकता है। साथ ही साथ लो फीस है, जैसा कि आप देख पाते हैं कि पुराने पेमेंट मेथड में बहुत ज़्यादा चार्जेस होते थे, इसमें उतने ज़्यादा चार्जेस नहीं है। तो ये तो रही अच्छी बात है, लेकिन कुछ बुराइयाँ भी हैं क्रिप्टो करेंसीज़ में। जैसे कहा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी की कोई अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, पर मैं इसे बुराई नहीं मानता, क्योंकि जिस फिएट करेंसी के दौर में हम लोग हैं, क्या उस फिएट करेंसी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू? उसकी भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, बस उसके पास गवर्नमेंट की बैकिंग ज़रूर है, और इनके पास गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है। दिस इज़ द डिफरेंस। वरना इनकी भी, बिटकॉइंस की और बाकी क्रिप्टो करेंसीज़ की भी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, और असलियत में तो फिएट करेंसी की भी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, जबकि करेंसी की फॉर्म होती है, जैसे नोट्स और कॉइन्स आप देख सकते हो, इन्हें देख नहीं सकते हो। बट मैं ये मानता हूँ, जब से लॉकडाउन हुआ है तो भाई मैंने भी पैसा नहीं देखा, मैंने भी नोट और करेंसी नोट्स और कॉइन्स नहीं देखे, क्योंकि कम्प्लीटली ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं हम लोग, तो इससे भी हमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पर एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि सप्लाई जो है वो डिटर्मिन सेंट्रल बैंक नहीं करता, यानी सेंट्रल बैंक के मन चाहे अमाउंट प्रिंटिंग नहीं होती, या उसे रेगुलेट नहीं किया जा सकता, उसे बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता क्रिप्टो करेंसीज़ को, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज तरीके से चलती हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं चलती हैं। ये एक डिसएडवांटेज दिखाई देती है। इसी के साथ साथ इस पर टैक्स लगाना, टैक्स रियलाइज़ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, और साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ, अगर ट्रांजैक्शन एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ के बीच में है, तो वहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस हैं कि उस पर टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, या उसके रूल्स अभी तक दुनिया में क्लियर तरीके से नहीं बने। और एक मेजर ड्रॉबैक अगर मैं बोलूँ क्रिप्टो करेंसी की, तो ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं। ये इतनी वॉलेटाइल होती हैं कि किसी एक इंसान के ट्वीट मात्र से इनकी वैल्यू ऊपर और नीचे चली जाती है। आप देखिए, अगर बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी आप देखते हैं तो अचानक से दाम ऊपर चला जाता है, अचानक से दाम गिर भी जाता है, यानी एकदम धक्के से ऊपर और धक्के से नीचे जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या आप कहेंगे, क्योंकि इसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू तो है नहीं, डिमांड सप्लाई के प्रिंसिपल पे चलती है। डिमांड बढ़ जाती है तो रॉकेट की तरह ऊपर चला जाता है दाम, डिमांड घट जाती है तो नीचे भी आ जाता है। यानी बिटकॉइन को सेफ हेवन मानना तो सही नहीं है। अब अगर हम बात करें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, चलिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले अगर ये बात करें कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, क्योंकि मैंने कहा था मैं कुछ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी ज़रूर बिटकॉइन के डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ तक का डिस्कशन तो मुझे लगता है काफ़ी जेनेरिक था। आप में से ज़्यादातर लोगों को ऑलरेडी यहाँ तक की बातचीत शायद पता भी थी। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि बिटकॉइन की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, तो लगभग $750 बिलियन है, $750 के आसपास। अगर आप ये करंट सिनेरियो देखें तो बिटकॉइन की वर्थ अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लगभग $750 बिलियन है। इथीरियम की 297 $, है। बिलियंस में अगर हम बात करें तो ये टॉप 10 करेंसीज़ की मार्केट कैप है, यानी ये उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है कि उनकी कितनी वर्थ है आज की डेट पे। तो एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है क्रिप्टो करेंसीज़ का, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये बिज़नेस और आगे जाएगा, बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी क्रिप्टो करेंसीज़ आने वाले टाइम में। और अगर आप बात करें कि इंडिया में क्या इलीगल है, क्या इंडिया में बैन है, तो द आंसर इज़ नो। क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में बैन नहीं है, इलीगल नहीं है। गवर्नमेंट उन्हें कंसीडर कर रही है एसेट तो बता चुकी है गवर्नमेंट उन्हें, लेकिन प्रॉपरली एसेट की तरह रिकॉग्नाइज करना, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ बनाना, और इनफैक्ट सेबी के पास भी उसकी रजिस्ट्रेशन पॉसिबल कराना गवर्नमेंट अंडरटेक कर रही है। ऐसे कुछ स्टेप्स, और आप बहुत जल्दी ही ऐसे कुछ स्टेप्स देखेंगे जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे प्रॉपर रिकॉग्निशन देगी। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप इंडिया में बिटकॉइन या कोई भी और क्रिप्टो करेंसी खरीदते बेचते हैं तो उसे कैपिटल एसेट माना जाता है, और कैपिटल एसेट पे लगने वाला टैक्स इस पे भी लगेगा। यानी अगर आप शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन खरीद के बेचेंगे तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर टैक्स ले रही है तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं उसे रिकॉग्नाइज तो कर ही रही है, तभी तो उसके प्रॉफिट पे टैक्स ले रही है।
आई होप आप ये बात समझ पाए, और मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो आपके मन में शायद क्लियर नहीं थी वो ज़रूर क्लियर हुई होंगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में और डेप्थ में डिस्कशन करना चाहिए। तो आने वाली वीडियोज़ में मैं और डिस्कशंस करूँगा आपके साथ, और आप मुझे लिख भेजिए कॉमेंट्स में कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लस आपको और किन किन टॉपिक्स पर वीडियोज़ चाहिए वो आप ज़रूर हमें बताया कीजिए, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि उन सभी टॉपिक्स को अपनी वीडियोज़ में कवर करें जो आपको इंटरेस्ट करते हैं, जो आपके मन के बहुत क्लोज हैं, जिन्हें आप जानना चाहते हैं। ऑलराइट, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।